जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav, and on today, September 25, we will discuss current affairs MCQs from both prelims and mains perspective related to these topics. Let's discuss the agenda for today. हम आज के एजेंडा की बात करें, so the first topic which we will discuss today is Global Innovation Index. Global Innovation Index. अब इससे रिलेटेड हमें चीज़ें क्या क्या सीखनी है वो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो विच बॉडी विच ऑर्गेनाइजेशन इट रिलीजिंग दिस रिपोर्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है, क्या इसके फाइंडिंग्स हैं. हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की बात कर रहे हैं तो इसके रिपोर्ट में इस इंडेक्स में क्या क्या चीज़ निकल कर आया है, इंडिया का क्या स्टेटस है ग्लोबल इनोवेशन में, इनोवेशन के फील्ड में इंडिया किस तरह से आगे बढ़ रहा है, क्या रैंक है इसका, क्योंकि जब भी इंडेक्स की बात होगी तो एक रैंक होगा. ये सारे डिटेल्स हमें देख रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड. द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी अ मिशन ऑफ नासा, राइट, अर्टेमिस 2 मिशन. अर्टेमिस 2 मिशन, दिस इज अ मिशन ऑफ नासा. इससे पहले भी नासा ने एक मिशन अर्टेमिस 1 मिशन किया है. अब हम वो अर्टेमिस 1 एंड अर्टेमिस 2 दोनों मिशन को कंपेयर करेंगे, किस पर्पज से नासा इस मिशन को कंडक्ट कर रहा है वो डिटेल्स भी चेक करेंगे. देन चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2025, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. सबसे पहले तो इसका भी वही पर्पस होगा कि कौन सी बॉडी इस रिपोर्ट को रिलीज करती है. यूनिसेफ ने रिलीज किया है, ठीक है. जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि कौन सी बॉडी कर रही है, देन इट इज रिलीज्ड बाय यूनिसेफ. अब क्या है चाइल्ड न्यूट्रिशन चाइल्ड न्यूट्रिशन के बारे में यूनिसेफ के इस रिपोर्ट में क्या आया है, क्या स्टेटस है चाइल्ड का न्यूट्रिशन को लेकर. इंडिया में एक बड़ा कंसर्निंग फिगर आया एक्चुअली ग्लोबल लेवल पर. हम उसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर देखें कि ओबेसिटी अमंग द चाइल्ड इज इंक्रीजिंग. पहले क्या होता था, पहले डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया में ये देखा जाता था कि बच्चे जो होते थे वो अंडरवेट होते थे. अब क्या देखा जा रहा है कि वो ओवरवेट हो रहे हैं, ओबेसिटी ऑब्जर्व किया जा रहा है. सो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये वाला टॉपिक होगा प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए. ठीक उसी तरह से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपको बड़ा काम आएगा. देन बॉडी गार्डिंग सैटेलाइट्स. अब तुम लोग जो लोग भी बॉडी बिल्डिंग करते हो, बॉडी गार्ड वर्ड तो तुमने सुना ही होगा, या जो बॉडी बिल्डिंग करें ना करें बॉडी गार्ड आपने सुना ही होगा. बॉडी गार्ड मीन्स प्रोटेक्टिंग समवन्स बॉडी. यहाँ पे किस बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, सैटेलाइट्स को. मीन्स बॉडी गार्डिंग द सैटेलाइट्स, सिक्योरिंग द सैटेलाइट्स, एंड वी विल डिस्कस इट रिलेटेड टू आवर प्यारा इंडिया, आवर प्यारा भारत. इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि इंडिया में सैटेलाइट को प्रोटेक्ट सिक्योर करने के लिए क्या चल रहा है स्टेटस. देन वर्ल्ड मैप से रिलेटेड एक टॉपिक होगा एस्टोनिया, जो कि वर्ल्ड मैप पे मेंशन था. इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है वो, और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कल वाले, और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा. दिस वुड बी द एजेंडा फॉर टुडे. चलिए फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं. तो पहला टॉपिक इससे रिलेटेड है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड है. तुम यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स का ये एक स्निपेट देख सकते हो. सबसे पहले तो ध्यान क्या दो, इंडिया राइजेस टू 38th रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. अराउंड 139 नेशंस के बीच में, 139 नेशंस ग्लोबल लेवल पर, इनके बीच जो इनोवेशन इंडेक्स देखा गया उसमें इंडिया का रैंक क्या है, 38th. और राइजेस लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इंडिया का रैंक ना इंप्रूव हुआ है. यस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें इस न्यूज क्लिपिंग से भी याद आ गई. साथ ही साथ इस न्यूज क्लिपिंग में ये लिखा है दैट 2015 में 81st पोजीशन था इंडिया का. मतलब अगर हम 2015 से लेकर इस डिकेड 2025 की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया हैज परफॉर्म्ड वेरी गुड. हम 81th रैंक पर थे 2015 में, और आज हम कहाँ पर हैं, आज हम 38th रैंक पर हैं. कब, 2025 में. ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो रहा है इनोवेशन के फील्ड में इंडिया में, बट फिर भी अभी कुछ चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस भी डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ. ये इंप्रूवमेंट तो हमें न्यूज क्लिपिंग से ही समझ में आ गई, ठीक ना. आइए अब हम इसके डिटेल्स देखते हैं. पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इससे बन सकता है, क्या बन सकता है, दैट इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस एंड सर्व्स एज अ वाइटल स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग एन इकोनॉमीज इनोवेशन इकोसिस्टम. एकदम 100% सही बात है जी, पूरी सही बात है कि इसको रिलीज WIPO नाम का एक इंस्टीट्यूशन, जिसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, वो रिलीज करता है. एंड ग्लोबल लेवल पर इसको कंसीडर किया जाता है किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी नेशन का, किसी भी कंट्री के इनोवेशन इकोसिस्टम को समझने में कि उस कंट्री में इनोवेशन कितना बेहतर हो रहा है. सेकेंड, इंडिया रोज टू 38th पोजीशन अमंग 139 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 2025, ग्रेजुअली इंप्रूविंग 81st इन 2015. यस, इट इज करेक्ट. ये अभी हमने देखा कि 81st 2015 में था और अभी किस रैंक पर पहुंचा है, 38th पर.
थर्ड, इंडियाज ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम GERD भी बोलेंगे, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, रिमेन्स अराउंड 0.7% ऑफ GDP, फार बिलो लीडिंग इनोवेशन नेशंस। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन बड़ा कंसर्निंग फिगर है कि हम अभी भी इनोवेशंस पे, इनोवेशन से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, R&D करने के लिए बस कितना खर्च करते हैं? 0.7%। दिस इज रियली कंसर्निंग ना गाइज, कि हमके जीडीपी में हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है जिससे R&D बेहतर हो सके। ये सारी चीज़ें ना मेंस में भी आप बड़े अच्छे से वैल्यू एडिशन में यूज कर सकते हो, और प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट MCQ में ऐसे आएगा ही। तीनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट थे। आपसे पूछ रहा था हाउ मेनी, तो आंसर क्या होगा? ऑल 3, C। ठीक है, चलिए अब डिटेल्स की बात करें तो कुछ डिटेल्स तो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करने टाइम में ही कर लिया कि इसको रिलीज कौन करता है। WIPO नाम की बॉडी, एनुअल रिपोर्ट है, मतलब हर साल रिलीज किया जाता है। कब से रिलीज हो रहा है? 2007 से। सो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर जो भी इनोवेशन का स्पेक्ट्रम है, जो भी इनोवेशन का इकोसिस्टम है अलग अलग इकोनॉमीज में, उसको मेजर करने का काम करेगा। साथ ही साथ UN जनरल असेंबली जो है, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली UNGEA, वो इसको कंसीडर करती है एज अ ऑथोरिटेटिव रेफरेंस फॉर शेपिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसीज। मतलब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली भी इस रिपोर्ट को कंसीडर करती है, एक्सेप्ट करती है। तो अगर इस रिपोर्ट में हम बढ़िया कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम प्रेजेंट रिपोर्ट की बात करें 2025 का, तो इंडिया का रैंक 38 हो चुका है। 2015 में 81 था, उससे इंप्रूव। अभी प्रेजेंट में हमने गुड परफॉर्मेंस किसके सेक्टर में किया? नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट में, मार्केट सोफिस्टिकेशन में। बट पुअर परफॉर्मेंस भी है हमारा बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बड़ा चैलेंज है, एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। इन सपोर्ट्स में अभी भी इंडिया बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम इसमें भी बढ़िया करने लगे तो 38 से हम फर्स्ट रैंक पर भी पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। टॉप 5 नेशंस की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, USA, साउथ कोरिया एंड सिंगापुर, दीज आर द टॉप 5 नेशंस। हमारा नॉट सो प्यारा पड़ोसी चाइना 10th नंबर पर है। ठीक है, चलिए करंट स्टेटस की हम बात करें तो तुम्हें मैंने गुड और बैड इंडिकेटर्स दोनों दिखा दिए हैं। हम अराउंड 0.65% या 0.7% अराउंड इन्वेस्ट करते हैं अपने GDP का R&D में, जो बहुत कम है, क्योंकि चाइना 2.43 कर देता है, साउथ कोरिया 2.5 कर रहा है, ब्राजील 1.15 कर रहा है, हम 0.65 कर रहे हैं। इसे बढ़ाने की जरूरत है इंडिया को। एंड पेटेंट एप्लीकेशन के केस में इंडिया 6th नंबर पर पहुंचा है। हाँ, ये चीज़ हम थोड़ा अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं कि पेटेंट अप्लाई करने के लिए हमने अभी जो पेटेंट अप्लाई करने का प्रोसेस है वो काफ़ी बढ़िया, बेहतर बनाया गया है इंडिया में, जिससे कि हम नंबर 6th पे पहुंच चुके हैं ओवरऑल। कई पॉलिसी सपोर्ट भी हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसको हम लोग अलग अलग टाइम में, अलग अलग न्यूज में, अलग अलग प्री शेड्यूल के सेशन में डिस्कस भी करते हैं। इन सब से इनोवेशन का जो इंडेक्स होगा इंडिया में वो बेहतर हो सकेगा। चैलेंजेज की बात करें कि क्या चैलेंजेज इनोवेशन को लेकर इंडिया में फेस करना पड़ता है, तो इनएडिक्वेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप देख ही सकते हो। 0.65% GDP का इन्वेस्ट हो रहा है, बस काफ़ी पीछे है USA, चाइना, साउथ कोरिया, इन सबसे। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, ये जो 0.65% भी है, ये सरकार की तरफ से GDP का इन्वेस्ट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर इंडिया में अभी भी कम इन्वेस्ट करता है R&D में एज कंपेयर टू दिस लीडिंग नेशंस। स्क्रीन एक बार मैं क्लियर कर देता हूं। इन लीडिंग नेशंस के कंपैरिजन में अभी भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर बड़ा कम इन्वेस्ट करता है। इम्बैलेंस देखा गया है कि हम स्पेस और डिफेंस के फील्ड में, R&D में या इनोवेशंस में अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं, बट बाकी चीज़ें हो गई, जैसे अब सपोज मान लो एडुकेशन की बात करें, है ना, हेल्थ की बात करें, इस केस में इनोवेशंस को लेकर काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट होता है। सो ये ना एक इम्बैलेंस देखा जाता है कि एक तरफ डिफेंस बढ़िया कर रहा है, स्पेस बढ़िया कर रहा है, लेकिन एडुकेशन, हेल्थ, लोकल गवर्नेंस, इसमें इनोवेशंस नहीं हो पा रहे हैं। एंड टॉप ऑफ दैट ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेज। तुम भी आगे जाकर इस ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनोगे, बट व्हाट यू शुड ट्राई कि अपने तरफ से मुश्किलें मत बढ़ाना कम से कम। क्लियर है ये डिटेल में? कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू आर्टेमिस 2 मिशन। क्यों इसे हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे आप एक आर्टिकल देख सकते हो, ये पिक्चर देख रहे हो, NASA to set foot on the moon again, Artemis 2 set for early launch 2026। NASA का एक नया ये जो Artemis 2 मिशन है, ये अर्ली लॉन्च के लिए रेडी हो रहा है 2026 के, और ये वो 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो Artemis 2 मिशन से मून पे दोबारा पांव रखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टडी अबाउट इट। हम फिर डिटेल में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लें। इट इज द सेकेंड क्रूड फ्लाइट ऑफ नासाज Artemis प्रोग्राम।
अब यहाँ पे ना छोटी छोटी बट मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि नासा का जो अर्टेमिस प्रोग्राम है ना, इसका पहला मैन्ड मिशन होगा कब? 2026 में। ये सेकंड नहीं है, क्योंकि अर्टेमिस 1 जो था, अर्टेमिस 1 मिशन जो था, वो मिशन ना अनमैन्ड था। अनमैन्ड था मतलब इसमें मेल फीमेल कोई नहीं गया था। सो दैट्स वाई इट इज नॉट द सेकेंड क्रूड फ्लाइट, दिस इज द फर्स्ट क्रूड फ्लाइट। क्रू पहली बार जाएगा 2026 में। ठीक है, ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। सिर्फ सेकंड कह देने से ऐसा नहीं कि पहला वाला भी मैन्ड मिशन था, पहला वाला अनमैन्ड मिशन था। ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या? इट विल बी लॉन्च्ड यूजिंग द SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट एंड ओरियन स्पेसक्राफ्ट। यस करेक्ट, इसको यूज करके इसे लॉन्च किया जाएगा। करेक्ट ढूंढना है तो आंसर क्या होगा? 2 ओनली बी। अब जरा डिटेल में देख लो अर्टेमिस 2 का। ये नासा का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो कि 2026 में प्लान किया गया है इसको लॉन्च करने का। हालांकि पहले ये 2024 में लॉन्च होने वाला था, बट सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से डिले किया गया। ठीक है, इसके प्रीडेसर्स की बात करें तो इसका प्रीडेसर्स है अर्टेमिस 1 मिशन, जो कि अनमैन्ड था 2022 नवंबर का। सक्सेसफुल रहा, लेकिन मैन्ड मिशन अर्टेमिस का पहला अर्टेमिस 2 होने वाला है। क्या प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस होंगे? तो जो क्रू जा रहे हैं उसमें है रेड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और एक कैनेडियन एस्ट्रोनॉट भी हैं जिनका नाम है जेरेमी हैंसन। सो ये 4 क्रू मेंबर अर्टेमिस 2 के थ्रू कहाँ जाने वाले हैं? चंदा मामा, नॉट सो दूर के उनके ऊपर फिर से। ठीक है, दे वुड सेट टू फ्लाई 4 एस्ट्रोनॉट्स ऑन अ 10-day जर्नी। एक 10 दिन की जर्नी होगी और वापस फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए वापस अर्थ पर आ भी जाएंगे। ये अर्टेमिस 2 मिशन के बारे में आपको इतना याद रखना है। बाकी कुछ मिशंस के बारे में मैंने यहाँ पे क्लिपिंग्स आपके लिए शेयर की है, स्पेशली अपोलो 11, वो सक्सेसफुल मिशन जिससे पहली बार ह्यूमन कहाँ पर पांव रखता है? चांद पर। सो इस अपोलो 11 मिशन के क्रू मेंबर्स के बारे में तुम आज पढ़ोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे दैट हु आर द क्रू मेंबर ऑफ अपोलो 11 मिशन। पहले भी प्री सिक्योर में मैंने डिस्कस किया है, पर मैं एक बार आज फिर से चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ। इसके अलावा लूना 16 और हमारा इंडिया का 2 एम्बिशियस प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, स्पेशली चंद्रयान 3 जिससे हम मून के साउथ पोल पर भी पहुंचे। अभी आसमान में अगर तुम देखोगे, वैसे ये सेशन तुम लोग कल सुबह देखोगे और शाम को अगर मान लो आसमान में देखो तो चांद का हमको ना एक ही साइड दिखता है, सदर्न साइड नहीं दिखता है, डार्क साइड ऑफ द मून। चंद्रयान 3 डार्क साइड पे पहुंचा था। ठीक है, पढ़िएगा इनके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट इज चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट, what the Hindu is saying that amid rising obesity children are exposed to ultra processed foods and it is increasing। बिल्कुल, ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, मैगी है, पास्ता है और क्या बोलते हैं उसको, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, बाकी पैकेज्ड जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं। देखने में अच्छे लगते हैं, खाने में थोड़े ज़्यादा टेस्टी होते हैं, हंगर को जल्दी सेटिएट कर देते हैं और 2 मिनट में मैगी की तरह बन जाता है। वैसे मैगी बनाने में 2 मिनट से ज़्यादा समय लगता है, पर मार्केट गए और वहाँ से एक बना बनाया मैगी का प्लेट खरीद के खा लिया, मोमो का प्लेट खरीद के खा लिया तो 2 मिनट में आप तक आ जाएगा। बट ये ओबेसिटी इंक्रीज कर रहा है चिल्ड्रन के अंदर एंड दैट्स वाई इट इज़ कंसर्निंग। ये एक कंसर्निंग बात है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट से रिलेटेड। इट इज रिलीज्ड बाय यूनिसेफ। हाँ जी, यस, which reveals that children aged between 5 to 19 are now more likely to be obese than underweight for the first time। एकदम सही बात है। पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया कि पहले जो बच्चे होते थे वो अंडरवेट होते थे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे अंडरवेट नहीं, क्या हो रहे हैं? ओबेस हो रहे हैं। वेट बढ़ता जा रहा है, कंसर्निंग फिगर है, क्योंकि इससे जो आगे आने वाली पॉपुलेशन होगी ना वो हेल्दी नहीं रहेगी, और जब हम हेल्दी नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेगा इंडिया, तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया? बुझे? दूसरा क्या, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ओनली द चेन आउटलेट्स इन्फ्लुएंस फूड एक्सेस एंड डाइट्स बाय फैसिलिटेटिंग द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ अनहेल्दी फूड्स एंड बेवरेजेस। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ओनली द चेन आउटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल। नहीं, सिर्फ चेन आउटलेट्स कैसे होंगे? अब एक दुकान है, एक मान लो एक स्कूल है, कौन सा स्कूल? लिटिल फ्लावर। ये लिटिल फ्लावर स्कूल एक गुवाहाटी में भी है ना, पटना में भी एक लिटिल फ्लावर स्कूल था जहाँ से मैंने बचपन में पढ़ाई की थी। तो लिटिल फ्लावर स्कूल के बगल में सिर्फ KFC के चेन्ड आउटलेट हो ये ज़रूरी नहीं है ना, छोटे छोटे शॉप भी जहाँ पर क्या मिल रहा है, समोसा मिल रहा है, जहाँ पे मोमोज मिल रहे हैं, जहाँ पे बर्गर मिल रहा है, फ्राइड कुछ मिल रहा है, तो ये छोटे छोटे शॉप्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं अनहेल्दी फूड चॉइसेस अडॉप्ट करने के लिए। दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी मगर इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना। क्या लिखा है यहाँ पर मैंने?
ओनली द चेन आउटलेट्स, नहीं सिर्फ चेन आउटलेट नहीं, वो छोटे छोटे दुकान भी तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दैट्स वाई सेकेंड इज रॉन्ग, फर्स्ट करेक्ट था। द रिपोर्ट नोट्स अ सिग्निफिकेंट सर्ज इन चाइल्डहुड ओबेसिटी इन इंडिया लिंक्ड टू डाइटरी शिफ्ट्स एंड एग्रेसिव मार्केटिंग ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। अब कभी शाहरुख खान साहब आकर मैगी का ऐड कर देते हैं, या फिर जो कैंड बेवरेजेज होता है, अब सलमान खान साहब आकर थम्स अप का ऐड कर रहे हैं, मैगी का ऐड कर रहे हैं, बर्गर का ऐड कर रहे हैं, KFC के पिज्ज़ा का ऐड कर रही है आलिया भट्ट। तो भाई ये जो अल्ट्रा मार्केटिंग चल रहा है ना, एग्रेसिव मार्केटिंग अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का, इससे चाइल्ड ओबेसिटी और बढ़ती है। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट को ढूंढना है तो 1 and 3 ओनली आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, चलिए अब डिटेल में हम देखते हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट का। सो इट इज रिलीज्ड बाय UNICEF, साथ ही साथ WHO का भी इसमें रोल है, बट मेनली इसको किसने रिलीज किया है? यूनिसेफ ने। टाइटल क्या रखा गया था? फीडिंग प्रॉफिट, हाउ फूड एनवायरमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन, कि एक्चुअली में हम अपने बच्चे को ना प्रॉफिट खिला रहे हैं। ये जो भी प्रोसेस्ड फूड होता है गाइस, उसमें ना कम पैसा लगता है, कम मार्जिन पर मतलब ज़्यादा मार्जिन होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है कंपनीज के लिए, लेकिन बच्चे बेचारे उसके लिए अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। और उस रिपोर्ट के क्या डिटेल्स हैं? दैट 1 in every 5 चिल्ड्रन दे आर हैविंग ओवरवेट इश्यूज। ये सारी चीज़ ना मेंस में भी तुम यूज कर पाओगे और प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं MCQ ले, कि 1 in every 5 चिल्ड्रन दे आर फेसिंग ओवरवेट इशू। फॉर द फर्स्ट टाइम चिल्ड्रंस आर हैविंग ओवरवेट इशू ओवर अंडरवेट इशू। पहले बच्चों में देखा क्या जाता था कि वो अंडरवेट होते थे, अब पहली बार देखा जा रहा है कि वो ओवरवेट हो रहे हैं। One primary reason is aggressive marketing of ultra processed food and inadequate access to nutritious options। कि इतना एग्रेसिव मार्केटिंग जो होता है और इनएडिक्वेट ऑप्शंस रहता है, बच्चा घर में सुबह सुबह अगर घर का बना हुआ पराठा खाए या घर में ही बना हुआ हेल्दी सैंडविच जिसको ऑयल में फ्राई करके नहीं निकाला गया है, रोटी खाए, पिठा खाए, लड्डू खाए, सत्तू पीकर जाए, ज़्यादा हेल्दी रहेगा। लेकिन ये हेल्दी चॉइसेस घर में मिले तब तो, माँ बाप उसको खिलाएं तब तो। माँ बाप भी शॉर्टकट अपनाने में लगे रहते हैं, एंड दैट्स वाई दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स। क्लियर है? याद रखोगे? अच्छा, करंट अफेयर्स स्कॉलरशिप टेस्ट जो था, तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट वैसे तो इस सैटरडे को प्लान था, बट एज वी हैव सीन, वी हैव विटनेस्ड सम अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस रिलेटेड टू डेथ ऑफ आवर बिलव्ड जुबिन दा, सो हमने इसको पोस्टपोन्ड किया है और अब ये अक्टूबर 6 को कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो, सिलेबस वही रहेगा, सितंबर 25 तक के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक था इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस मैनेजमेंट सेंटर IS4OM, दैट हाउ इंडिया इज प्लानिंग टू प्रोटेक्ट इट्स सैटेलाइट्स इन स्पेस। जो मैं बोल रहा था ना बॉडी गार्डिंग सैटेलाइट, यही है बॉडी गार्डिंग सैटेलाइट, कि इंडिया का क्या प्लान है स्पेस में अपने सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट सिक्योर करने का। पहला स्टेटमेंट क्या? इट इज अ सैटेलाइट ट्रैकिंग हब दैट ट्रैक्स सैटेलाइट वार्न्स ऑफ डेंजरस इनकाउंटर्स एंड कोऑर्डिनेट्स कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर। यस करेक्ट, ये जो बेंगलुरु बेस्ड सेंटर है, ये सेंटर कहाँ पर है गाइज? बेंगलुरु में। इंडियन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट सेंटर मतलब IS4OM, ये एक ऐसा सेंटर है बेंगलुरु बेस्ड जो सैटेलाइट ट्रैकिंग हब का काम करेगा, जिससे सैटेलाइट्स के बीच कॉलिजन नहीं हो। अदरवाइज हमने पिछले साल ही मतलब 2023 से लेकर 24 की बात करें तो हमने काफ़ी कॉलिजन के इंसिडेंसेस अवॉइड किए हैं। क्योंकि अब जैसे सड़क पे क्या होता है, जब कार चलती है, बाइक चलती है, तो ज़्यादा अगर डेंसिटी हो जाए तो कॉलिजन का चांस होता है ना गाइज। कुछ वही हालात अब स्पेस का है, हमने इतने सैटेलाइट ऊपर छोड़े हैं कि वहाँ पर भी कॉलिजन के चांसेस हो रहे हैं। या एक सैटेलाइट जो बर्बाद हो गया, उसका डेब्री जो है वो डेब्री जाके दूसरे सैटेलाइट से टकराएगा, उसका कचरा। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए हमें सैटेलाइट बॉडी गार्डिंग की जरूरत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या? इंडियाज प्रोजेक्ट नेत्रा इज ऑल्सो एक्सपेंडिंग दिस कैपेबिलिटी विथ न्यू रेडार्स एंड टेलीस्कोप। यस करेक्ट, इंडिया का जो प्रोजेक्ट नेत्रा है वो भी सैटेलाइट बॉडी गार्डिंग के लिए काम कर रहा है। करेक्ट ढूंढना है, आंसर क्या हो जाएगा? C बोथ 1 and 2। अभी प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। सो सबसे पहले सैटेलाइट बॉडी गार्डिंग का मतलब सेफ गार्डिंग आवर सैटेलाइट, सिक्योरिंग आवर सैटेलाइट्स, जिससे कि हम ना सेल्फ रिलायंस हो सकें। किस पर? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस पर। ये जो टर्म है SSA, इसका मतलब क्या हुआ? स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, मतलब स्पेस से रिलेटेड जो भी एक्सट्रीम सिचुएशंस होंगे, जैसे रोड पे ट्रैफिक बढ़ने से एक्सीडेंट का खतरा हो जाता है, तो स्पेस में सैटेलाइट्स का ट्रैफिक बढ़ने से अगर एक्सीडेंट का खतरा हो, उसको कैसे टाला जा सके, उसके लिए हम सेल्फ रिलायंट बने। यही हमारा बॉडी गार्डिंग सैटेलाइट मिशन का पर्पस है।
जिसको इसरो की जो ये सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट सेंटर है बेंगलुरु, उसको लीड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नेत्रा है, नेत्रा का मतलब नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, इसरो का ही प्रोजेक्ट है, जिससे इसरो क्या कर रहा है, स्पेस में किसी भी टाइप के स्पेस डिब्री को, स्पेस जो भी रेसिड्यू जो कचरा बच जाता है, डिजास्टर्स डिस्टॉर्टेड पार्ट बच जाता है, उससे नए ऑपरेटिंग सैटेलाइट को नुकसान नहीं हो, प्रोजेक्ट नेत्रा इस चीज को मॉनिटर करेगा। आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन, ये देखो आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन किसके बारे में वार्न करेगा, अर्ली सोलर स्टॉर्म का, क्योंकि ये मैंने प्री सिक्योर में पढ़ाया है ना, सोलर स्टॉर्म्स के बारे में, सोलर फ्लेयर्स के बारे में। बताओ पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है राइट। सो सोलर स्टॉर्म से किस तरह से सैटेलाइट को बचाया जा सके, वो आदित्य L1 मिशन देख रहा है। लिडार मिशन है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इससे भी सैटेलाइट के प्रोटेक्शन, उनके सेफली मैन्यूवर को मॉनिटर किया जाएगा। सो ये सब ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे ना ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं फॉर बॉडी गार्डिंग द सैटेलाइट्स इन स्पेस। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू एस्टोनिया। वर्ल्ड मैप में यह मेंशन था, क्यों, बिकॉज अभी रसिया और जो नेटो मेंबर नेशंस हैं, एस्टोनिया इज अ मेंबर ऑफ नेटो, ठीक है, कैसे मेंबर है वो भी मैं दिखाऊंगा कब बना। तो रसियन जेट्स दे हैव वायलेटेड द एस्टोनियन टेरिटोरी, एस्टोनिया की टेरिटोरी में रशियन जेट्स जाते हैं, फ्रांस इसको लेकर काफी आग बबूला हुआ। इवन एस्टोनिया ने क्या बोला, दैट आई विल इन्वोक नेटोज आर्टिकल 4। सो यहां से हमको दो चीज देखना है, एक तो वर्ल्ड मैप पर एस्टोनिया का लोकेशन क्या है, ये हो गया, साथ ही साथ नेटो का आर्टिकल 4 क्या है, ये भी। ओके, नेटो मैंने पहले भी इधर रिसेंटली डिस्कस किया है, आज फिर से डिस्कस करूंगा। पहला स्टेटमेंट क्या है एस्टोनिया को लेकर, इट इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलस, लीस्ट डेवलप्ड मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड नेटो। एक्चुअली ये पार्सली करेक्ट है, पार्सली इनकरेक्ट है, तो ओवरऑल क्या हो गया, इनकरेक्ट। लिस्ट पॉपुलस तो है, पॉपुलेशन बड़ा कम है, नॉर्दर्न यूरोप में पड़ता है, बट लिस्ट डेवलप नहीं है गाइज, अच्छा खासा डेवलप्ड नेशन है एस्टोनिया। सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। इट इज बॉर्डर्ड टू द ईस्ट बाय बाल्टिक सी एंड टू द वेस्ट बाय रसिया। अब इसके लिए हम मैप देख लेते हैं, ये रहा एस्टोनिया का मैप। तो एस्टोनिया के, ये पहले इस वाले मैप को देखो, राइट हैंड साइड पे जो है ये एस्टोनिया है, और इसके इधर ये पड़ा वेस्ट, वेस्ट में क्या है, बाल्टिक सी, और इधर पड़ा ईस्ट, यहाँ है रसिया। मैंने इसको उल्टा करके दिया था ऐसे, मैंने क्या लिखा, इट इज बॉर्डर टू द ईस्ट बाय बाल्टिक सी, नहीं जी रॉन्ग है, इट इज बॉर्डर टू द ईस्ट बाय रसिया एंड वेस्ट बाय बाल्टिक सी। सो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड, आर्टिकल 4 ऑफ नेटो सैटेलाइट्स, आर्टिकल 4 ऑफ नेटो स्टेट्स that an armored attack against one member is considered an attack against all member। आर्टिकल 4, यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आर्टिकल 4 के कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक मेंबर के अगेंस्ट अटैक किया जाएगा तो उसको बाकी मेंबर के अटैक अगेंस्ट भी अटैक समझा जाएगा। क्या ये सही बात है? नहीं, ये सही बात नहीं है, ये आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग है, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 4 को। इनकरेक्ट तुमसे पूछ रहा था, तो कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुए? तीनों के तीनों इनकरेक्ट हो गए, बुझे? तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए, है ना। एक बार फिर से देख लो किस वजह से इनकरेक्ट हुए। तो ये लिस्ट डेवलप नहीं है, ईस्ट बाल्टिक सी में नहीं है, बाल्टिक सी किधर पड़ता है? वेस्ट में पड़ता है। आर्टिकल 4 नेटो कलेक्टिव डिफेंस की बात नहीं करता, वो आर्टिकल 5 करता है। ऑल क्लियर? तीनों के तीनों रॉन्ग है, आंसर क्या होगा? डी, ऑल 1, 2 एंड 3 ऑल आर रॉन्ग। चलो अब डिटेल में देख लेते हैं। मैप भी यहाँ पर ध्यान रखना है ना, सिंसियरली मैप को ध्यान में रखना है। ये एस्टोनिया हो गया, इसके वेस्ट में पड़ेगा बाल्टिक सी, ईस्ट में पड़ेगा रसिया, साउथ में बॉर्डर किसके साथ है? लैटविया के साथ, और नॉर्थ की बात करें तो ऊपर इधर फिनलैंड पड़ेगा बाल्टिक सी वाले पार्ट को क्रॉस करके। ये डिटेल मैप भी है एस्टोनिया का, आप इसको भी ध्यान से देख सकते हो। बाय द वे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया? ढूंढ के मुझे बताओगे कमेंट में। चलिए, नॉर्दर्न यूरोप का एक नेशन जो अपनी बाउंड्री ऐसे शेयर करता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। नॉर्थ में गल्फ ऑफ फिनलैंड है, वेस्ट में बाल्टिक सी है, साउथ में लैटविया है और ईस्ट में रसिया है। इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलस बट वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड नेशन। करप्शन भी काफ़ी कम है, याद रखिएगा, और इंटरनेशनल रैंकिंग में बड़ा अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट में, प्रेस फ्रीडम में, एडुकेशन में, पब्लिक सर्विस में, टेक्नोलॉजी में, मतलब सारी चीज़ों में एस्टोनिया अच्छा कर रहा है। नेटो का मेंबर भी है 2004 से एस्टोनिया। अब यहाँ पे नेटो के 2 आर्टिकल का मेंशन था। पहला आर्टिकल क्या है? एस्टोनिया क्या बोल रहा है? दैट आई वुड इन्वोक आर्टिकल 4, और मैंने स्टेटमेंट में तुमको बताया कि ये कलेक्टिव डिफेंस आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग होता है, आर्टिकल 4 के नहीं। दैट्स वाई तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग थे, वो हम देख चुके हैं। अब हम आर्टिकल 4 और 5 को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं।
आर्टिकल 4 जो है ना, आर्टिकल 4 एक्चुअली बस इस चीज के लिए होता है कि कोई भी मेंबर नेशन नेटो के टेबल पर उस टॉपिक को डिस्कस कर सके। मतलब सपोज तुम एक स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट 1 ने क्या बोला कि हमारी एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी का नाम है नेटो एस्पिरेंट कम्युनिटी, ठीक है, नाटो एस्पिरेंट कम्युनिटी। तो नाचो एस्पिरेंट कम्युनिटी में स्टूडेंट 1 ने बोला कि मेरा एक इशू है कि मैं कथक पे डांस नहीं करना चाहता, मेरे को भरतनाट्यम पे डांस करना है। तो तुम ये नॉर्मल इस इशू को अपने नाचो एस्पिरेंट कम्युनिटी के बीच में डिस्कस करोगे, किस आर्टिकल को लेकर, आर्टिकल 4 को लेकर। और आर्टिकल 5 होता है कॉलेक्टिव डिफेंस, कि अगर एक एस्पिरेंट को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो बाकी सारे बोलेंगे अबे कैसे मारा बे, हमारा भाई अकेला है क्या, सब लड़ने चले जाएंगे। ये कॉलेक्टिव डिफेंस है आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग। सो आर्टिकल 4 एंड 5 क्लियर है, ओके, याद रखिएगा। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। तो कल पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया था मैंने एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट को लेकर। ये एक्सरसाइज कोल्ड स्टार्ट अक्टूबर के महीने में स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये लोग एक ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। किसको टेस्ट करने के लिए, द कैपेबिलिटी ऑफ ड्रोन्स एंड काउंटर ड्रोन सिस्टम। और कहां पर किया जाएगा, ये इंडिया के सेंट्रल पार्ट में किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मध्य प्रदेश में ये प्लेस डिसाइड हुआ है। सो 1 इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग। जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, कहां किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, ए। दूसरा क्या था, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। तो पहला स्टेटमेंट क्या, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1954, द नेशनल फिल्म अवार्ड्स आर फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट गिवन फॉर एक्सेलेंस विद इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। यस, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आर्टिस्टिक टेक्निकल मेरिट, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, एक्टिंग से रिलेटेड हो, लिरिक्स से रिलेटेड हो, इससे रिलेटेड डिफरेंट आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको नेशनल अवार्ड दिया जाता है। 1 इज करेक्ट। सेकंड क्या, कैटरीना कैफ गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर रोल इन मिस्ट्री थ्रिलर मेरी क्रिसमस। वैसे कैटरीना कैफ जो हैं ये कई सारे अवार्ड्स के हकदार हैं। सी परफॉर्म वेरी गुड इन फिल्म्स, एक्टिंग इनकी बहुत अच्छी है, बट अनफॉर्चुनेटली इनको नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। इस बार का जो नेशनल अवार्ड है 2025 का, वो श्रीमती रानी मुखर्जी जी को दिया गया है। ठीक है, ठीक है। मूवी का नाम क्या था, नॉर्वे एंड मिसेस चैटर्जी ऐसे करके मूवी थी, उसके लिए। बाकी मेल रोल के लिए शाहरुख खान साहब को और विक्रांत मैसी को दिया गया है ना। ये डिटेल्स तुम देखे हो, मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा कि तुम में से कईयों के आंसर करेक्ट थे। गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ 71st नेशनल अवार्ड, जिन्होंने अभी तक ये किया नहीं है। सो सेकेंड इज रॉन्ग। कैटरीना कैफ जी को भी कभी ना कभी नेशनल अवार्ड मिलेगा, हम उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। आंसर क्या होगा, 1। अब ये आ रहा आपका आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन किस पर है, बगराम एयरबेस। तो आपको ढूंढना है कि भैया ये बगराम एयरबेस है कहाँ, सबसे पहले उसका लोकेशन और फिर क्या चीज़ उससे रिलेटेड है, तो ये आंसर करोगे। दूसरा होगा नेटो एयर पॉलिसिंग से। नेटो का आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 मैंने बोला, आज तुमको बता दिया है। अब तुम नेटो एयर पॉलिसिंग थोड़ा सा सर्च करोगे और इस क्वेश्चन को आंसर करोगे। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, नेटो एयर पॉलिसिंग एंड बगराम एयर बेस। हम लोग फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट प्री सेक्योर के सेशन में। टिल देयर टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।